साथियों नमस्कार। आज हम लोग इंडेक्स फंड में किस प्रकार से निवेश करेंगे एवं क्यों इंडेक्स में ही निवेश करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। इंडेक्स मेरे देश की वह फंड है जिसमें हमारे देश की टॉप 50 कंपनी की जो बैलेंस एवरेज है, उस एवरेज का जो औसत अंक है वह एक इंडेक्स के रूप में माना जाता है। तो इस बात से हमें सुनिश्चितता प्राप्त होती है कि देश में कभी भी ऐसी कोई भी घटनाएं नहीं हो सकती जिससे कि हमारा इंडेक्स जीरो हो जाए। तो सबसे पहले जब कोई भी एसेट आपका जीरो नहीं हो, उस एसेट में आप निवेश करना जरूर ही चाहेंगे, क्योंकि आज के पूर्व भी हम निवेश तो करते ही थे, परंतु हमारा निवेश करने का तरीका अलग था। उस निवेश के तरीके में क्या था, हम बैंक डिपॉजिट या गोल्ड या प्रॉपर्टी, उनसे भी निकलने के बाद कभी कभी हम म्यूचुअल फंड का 1 से 2% सहारा लिया करते थे। परंतु क्या हम इस तरह के इन्वेस्टमेंट करके अपनी लाइफ में एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं या नहीं, यह भी जानना हमें बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि जिस प्रकार से समय की मांग बढ़ रही है और हमें समय समय पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिला है, उससे हमें यह बहुत ही अलग ही तरीके से समझना होगा। क्या हम गोल्ड के अंदर में या प्रॉपर्टी के अंदर में या इसके अलावा जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट है, वह हमारे सभी गोल सेट को प्राप्त करने में सहायक है या नहीं। यदि पूर्णतः सहायक है तो आपको फिर कहीं भी किसी भी तरफ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। परंतु एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें क्या बताया है कि जो भी आपके कमाई धन बचे उसको आप बैंक में एफडी कीजिए। वह गलत नहीं थे। मैं आज भी इन चीज़ों को गलत साबित नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी सोचने की क्रिया, उनकी कार्य करने की क्रिया हमसे बिल्कुल ही डिफरेंट था। और उस समय की जो डिमांड थी मार्केट की, वह भी बिल्कुल डिफरेंट थी। परंतु आज यह डिमांड परंतु आज यह डिमांड इतना डिफरेंट नहीं है जितना पहले था। इसके पूर्व हमें कोई यह बताने को राजी नहीं था कि आपको निवेश करने के लिए इसके अलावा और भी कोई इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर वो इस डायरेक्टली इक्विटी के बारे में बताते तो या तो उनके पास लाइसेंस नहीं है, या तो उन्हें बताने के लिए पूर्णतः नॉलेज नहीं है, या तो इसलिए नहीं बताना चाहते कि इसमें उनको एक कमीशन के रूप में जो उन्हें पैसे मिलता है, यह बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। तो कई सारे मैकेनिज्म है जिस कारण से उन्होंने आपसे साझा ही नहीं किया। और जब आपसे साझा नहीं हुआ तो आप इसमें निवेश करेंगे आखिर कैसे? ना ही इसमें आपका गलती है, ना ही उस व्यक्ति का गलती है जिसने आपसे अलग इंस्ट्रूमेंट में निवेश करवाया है। परंतु एक बात सोचिए, आपने अपने जीवन की यात्रा में जितने भी निवेश करी है, क्या वह फुल्ली लिक्विड है या नहीं? अब क्वेश्चन यह उठता है कि फुली लिक्विड कहने का मतलब क्या है? यानी आप शहर के जिस कोने में निवेश किए हैं, उस शहर के कोने से दूसरे शहर के दूसरे ही स्टेट में चले जाते हैं और आप चाहते हैं कुछ इस निवेश को मैच्योरिटी पे विड्रॉल करें, तो क्या वह इंस्टेंट रूप से हो सकता है या नहीं? तो मेरा जहाँ तक मानना है, आपके अंदर जवाब होगा हाँ, परंतु ऐसा नहीं है। आपको उसकी प्रीमियम हो या उसकी धनराशि हो, आप अलग 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 शहर में जरूर भर सकते हैं, परंतु जब मैच्योर की बारी आएगी तो आपको उसी ब्रांच या उसी संस्था में जाना होगा जहां से आपका निवेश का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया हुआ है। तो यह एक चीज अलग डिफरेंट है, इसको भी हमें समझना होगा। परंतु एक चीज और समझनी है
कि इन संस्थाओं के अलावा जहाँ पे आपने निवेश किया है, क्या हुआ? आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपकी ज़रूरत को पूरा करने में सहायक है या नहीं? यदि नहीं है, तो आप उसको एक बार नज़रअंदाज ना करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बैठ कर के उसके बारे में विचार-विमर्श करें। मैं इसके अगला बात आपसे यह करना चाहता हूँ, क्या यह बात आपको मालूम है कि जिस इंस्ट्रूमेंट में आपने निवेश किया है, वह मैच्योरिटी के समय में निश्चित ही आपको मिल जाएगा या नहीं? या आपकी कार्यकर्ता, आपका एजेंट, आपका एडवाइज़र आपको बताने के प्रयास ही नहीं कर रहा है कि वह कंपनी या तो चली गई है या जाने की तैयारी कर रही है। अब आपके मन में आएगा कि मैं किसी और कंपनी की शिकायत कर रहा हूँ। जी नहीं, अपना ऐसा कोई भी मकसद नहीं है कि मैं किसी कंपनी का या किसी फर्म का शिकायत करूँ। मैं केवल एक आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस के रूप में बता रहा हूँ कि आप जहाँ पे भी निवेश करके निश्चिंत से एक तरह से बैठ चुके हैं, क्या वह फुली लिक्विड है या नहीं है? मैं पब्लिक डोमेन पे आपको डायरेक्टली किसी भी संस्था का नाम नहीं ले सकता, यह एक एक सही रणनीति नहीं है। परंतु मैं यह ज़रूर जानता हूँ, मेरे से भी ऐसी कई सारी गलतियाँ लाइफ़ में हुई है कि मैंने जिन तरह डिवेंचरों में निवेश किया है, या तो कंपनी चली गई है, या तो भुगतान नहीं कर रही है, या तो भुगतान करने में समय ले रही है, या तो उसकी कार्यकर्ता हमारे से संपर्क में नहीं है या संपर्क में आना ही नहीं चाहते। तो क्या इसी तरह की गलती हम लगातार आने वाले समय में भी करते रहें? क्या यह सही रणनीति होगी? आपका हर लक्ष्य पूरा हो पाएगा? ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको सबसे पहले एक बार अपने पूरी परिवार के साथ बैठें, अपने सभी धन के बारे में एक कंप्रोमाइज़ बात करें, उसके डाइवर्सिफ़िकेशन के बारे में समझें कि आपने किस-किस पैसे को कहाँ-कहाँ पे निवेश किया हुआ है, आपके लिक्विड में क्या है, आपके पास गोल्ड में क्या है, आपके पास प्रॉपर्टी में क्या है या आपके पास डिबेंचर में क्या है। जब इन चीज़ों को आप एक इकट्ठा करेंगे, तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने अभी तक की यात्रा में क्या चीज़ें पूरा किया है। इसके पूर्व अब आपको ये देखना है, जो चीज़ों में आपने निवेश किया हुआ है वह तो ठीक है, आपने देख लिया, परंतु अपने उन एजेंटों से बात करें कि कुछ फंड को आपको एक ट्रायल बेस पे पता करना है कि क्या मुझे से पार्ट पेमेंट या प्री मैच्योर करना है। आपके एजेंट आपको क्या सलाह देते हैं? मैं एक बार फिर बताऊं, कुछ ऐसी भी संस्था है जो आपको पैसे लेने के बाद, यदि आपने लगातार 3 साल तक प्रीमियम नहीं दिए हैं, तो आपका दिया हुआ पूरा का पूरा रकम वाइंड अप हो जाता है, आपको पुनः नहीं मिलता है। आप अपने एडवाइज़र से पता करें, कहीं आप इस तरह की बॉन्ड में तो नहीं उलझ गए हैं। आपको नॉलेज नहीं है, आपको बता दिया गया है कि आपका फंड इतना मिलेगा, कहीं आपको कैलकुलेशन के बारे में नहीं पता है। एक बार ज़रूर पता करें। कुछ ऐसे भी संस्थाएँ हैं जो मैच्योरिटी तो आई, संस्था है नहीं, आपका कार्यकर्ता या आपका एजेंट दोबारा से आपको बॉन्ड को रिन्यू करके दे दिया है, जबकि वो बॉन्ड रिन्यू हुआ ही नहीं है। ये सत्य नहीं है, परंतु आपको दे दिया गया और आप विश्वासपूर्ण एक सामाजिकता के नाते उसी शहर में बैठ कर के उस व्यक्ति को पे विश्वास करके अपने पैसे को अपने जोखिम के रास्ते पे डाल चुके हैं। तो इन सबको आपका एक ज़िम्मेवारी बनता है, आपका भी कर्तव्य बनता है, उसको एक बार पैनिक नज़र से नहीं, एक बार आप एक गंभीर नज़र से देखें और परिवार के साथ बैठ के इस पे समझौता करें। अब सवाल आती है कि मैंने इतनी सारी बात आपके साथ डिस्कशन तो किया, परंतु अब अगर ऐसी गलती हो भी चुका है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो आपके साथ सबसे पहले अपने पूर्ण परिवार के साथ बैठ के 2-3 बातें रखनी चाहिए कि हमें आने वाले समय में कौन-कौन से खर्चे कब-कब आने वाले हैं। जब आप इन चीज़ों को एक बार नोट डाउन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस खर्चे के लिए हमने क्या-क्या कर रखा है। जब आप उसके आगे इस चीज़ों को लिखेंगे कि मैंने क्या कर रखा है, तो आपको यह चीज़ क्लियर कट पता चलेगा कि आप गलत हैं या सही हैं, और आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। यदि आप गलत हैं तो उसे सही करने का प्रयास करें, यदि आप सही कर पे हैं तो आप उस पे डटे रहें। उसमें आप किसी भी प्रकार से डरे नहीं। अगर आप डटे रहेंगे तो आपका लक्ष्य, आपका गोल एक न एक दिन निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यही एक निवेश का मूल मंत्र है। जैसा कि आज के पूर्व और आज से पहले भी बहुत सारे
फाइनेंशियल एडवाइजर ने बताया है कि एक बहुत ही अच्छा अचूक उपाय है जिसको बोलते हैं आठवां अजूबा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जिसको हम अपने देसी भाषा में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। परंतु आप यह पता कीजिए जिस इंस्ट्रूमेंट में आपका निवेश है और चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। दोस्तों, मैं अपनी किसी भी प्रोफाइल्स के बारे में आपको अभी तक अवगत नहीं किया है, ना ही हमारा करने का भी यहाँ पे कोई मकसद है। परंतु ये चीज़ क्लियर कट है कि हम सभी ने जीवन में कहीं न कहीं छोटी-छोटी गलती करते हैं, जिसका परिणाम हमें 2, 4, 5, 6 वर्ष बाद प्राप्त चलता है। परंतु उस समय हम काफ़ी सारी उलझनों से गुजर रहे होते हैं, जिस कारण से हम उसे भी एक नज़रअंदाज कर लेते हैं कि जिस प्रकार से होना होगा, होगा और नहीं होगा। परंतु ऐसा नहीं है। एक बार जीवन को रीशेड्यूल कीजिए, रीबैलेंसिंग कीजिए। हम सभी जानते हैं कि बादाम चाहे खाने में चाहे जितना भी तंदुरुस्ती क्यों नहीं हो, परंतु लगातार एक ही बादाम को आप खाएँगे तो आपकी सेहत अनबैलेंस हो जाएँगी। जिस प्रकार से हमारे जीवन की जीवन शैली है जिसमें अलग-अलग तरीके से प्रॉब्लम आती है, आप बीमार पड़ते हैं, आपकी दिनचर्या बदलती है, आपकी कार्य करने के कार्यशैली बदलता है, आपकी प्लेटफ़ॉर्म बदलते हैं। इसको भी एक गौर नज़र से हम देखते हैं। यकीन मानिए मैं एक उदाहरण के तौर पे आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप जीवन में कभी भी जब शुरुआत में कॉलेज की लाइफ़ में आए हैं, तो आपकी यात्रा की शुरुआत किससे हुआ है? तो साइकिल से हुआ है। साइकिल के बाद आपने सबसे पहला मकसद क्या बनाया? तो फिर आपने टू व्हीलर मोटरसाइकिल का लिए बनाया। जब उस मकसद पे आप लगातार कामयाब हो गए, तो आगे चल के आपने कहीं जॉब पकड़ा, उस मकसद पे काफ़ी लंबी समय तक आप टू व्हीलर पे ही रहते हैं। जैसे ही आप फोर व्हीलर के ड्रीम को अचीव करते हैं, आप टू व्हीलर वाले को अपग्रेड करके फोर व्हीलर में आ जाते हैं। परंतु यकीन मानिए दोस्तों, जब आप फोर व्हीलर में आते हैं तो जो लोग साइकिल पे होता है, वो टू व्हीलर में अपग्रेड हो जाता है। इस अपग्रेडेशन की शैली में क्या हो रहा है, इसको भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि इस बात पे मैं लगातार बात करूँ तो बहुत विख्यात और बहुत बड़ी बातें हो जाएँगी, जो शायद हम आपसे लगातार रूबरू नहीं हो पाएँगे। जब आप इस दिनचर्या को लगातार पूर्णतः रूप से प्राप्त करते हैं, आपके जीवन में एक ऐसी खर्च कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कभी ईएमआई के रूप में जाना जाता है या साप्ताहिक वसूली के रूप में जाना जाता है, या तो किसी साहूकार के ब्याज के चक्कर में आप पड़ जाते हैं। यकीन मानिए, जीवन में यदि आप इन सभी किसी घेरे से उलझ गए हैं, तो आपको निकलना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से निकलने के बाद जीवन की कई सारे कार्य शक्ति ऐसे बदलेंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। आइए हम इन सब बातों के बारे में तो आपसे बहुत ही विस्तार में आगे भी बात करेंगे, परंतु अब यह जानें कि ये सारे गलती करने के बाद हमें अपने जीवन को एक बार रीबैलेंस कैसे करना चाहिए। मैं उसके बारे में आपसे बात करूं, उससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊं कि मैं जिस इंडेक्स की बात किया हूं, वो इंडेक्स है क्या? उस इंडेक्स को ही हम क्यों रिप्लिकेट कर रहे हैं? तो उस रिप्लिकेट के बारे में हम जानेंगे। उससे पूर्व मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहले जीवन में ना हमारा एक कार्यशैली होता है, जिसको हम बोलते हैं लेवरेजेशन। इंडेक्स एक हमारे जीवन की शैली में एक मोमबत्ती की तरह, जो अंधेरे रात में भी जलता हुआ दिखाई देगा, अंधेरे कमरे में भी जलता हुआ दिखाई देगा, परंतु एक इसकी कमजोरी भी है। इस कमजोरी के लिए आपने गहराई से समझ लिया, इस कमजोरी को आपने गहराई से यदि सीख लिया और इसको मान लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, जीवन में आपका कार्य करने का स्टाइल, कार्य करने का शैली और पेशेंस आपका काफ़ी बहुत तरीका से बदल जाएगा। जैसे एक मोमबत्ती खुद तो दूसरे को उजाला देता है, परंतु वह खुद ही अंधेरा में रहता है। ठीक उसी प्रकार से आपका निवेश आपको अंधेरे में रखेगा, आपको दिखेगा नहीं। परंतु अगर आप इस अंधेरे की वजह में आप लंबे समय तक वेट करते रह गए, एक समय में क्या होता है, आपने भी देखा है, यदि आप इन मोमबत्ती को लगातार 2, 4, 5 घंटों तक चलने दें, तो एक समय में वो सारे धीरे-धीरे पिघल करके एक बेस रूप पकड़ता है और लास्ट में मोमबत्ती खुद प्रकाश की थोड़ी-सी छाया में आकर के समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारी जीवन शैली है। जब हम किसी इन्वेस्टमेंट को करते हैं तो कुछ वर्षों बाद हमें दिखने लगता है, हमें प्रकाशित हो जाता है और अपने जीवन में जितने भी गलती किए हैं, उस गलती को हम भूल जाते हैं। यकीन मानिए, मैं आपसे फिर से एक बात करना चाहता हूँ।
जीवन में आपने कभी न्यूज़पेपर देखा है, उसे पढ़ा भी है। मैं गारंटी के साथ कह सकता, दावे के साथ कह सकता हूँ, आप 2 दिन 4 दिन पीछे का न्यूज़ पढ़ ही नहीं सकते। 2 दिन 4 दिन पहले का कोई आपको खबर याद ही नहीं होता है। यकीन मानिए अभी पिछले कई महीनों से कोविड का एक सिचुएशन चल रहा है, परंतु 10 वर्ष बाद इसके बारे में किसी को याददाश्त भी नहीं होगा। इसमें क्या हानि हुई है हमारे देश की, क्या हम सभी लोग कितने परेशान हुए, इस परेशानी के बारे में किसी को पता भी नहीं होगा। क्योंकि जैसे-जैसे दिन बदलता है ना, वैसे-वैसे आपकी विचार बदलती है। इस विचार को अपने कंट्रोल में रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस विचार को कंट्रोल में रखने के लिए आपके पास 2 तरीका है। जो पहला तरीका है इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करें, परंतु इंडेक्स में वो इन्वेस्टमेंट करें जिस पैसों की ज़रूरत आपको 15 से 20 वर्षों के बाद है। तो आखिर ऐसा कौन-सा और कब और क्यों, ऐसा क्यों करना चाहिए? यकीन मानिए मैं आपको छोटा-सा उदाहरण बताता हूँ। आप आप एक सुसज्जित परिवार से बिलॉन्ग करते हैं और आप ये कार्य करने का जो क्रियाकलाप है वो डिफरेंट है। आप एक सैलरीड पर्सन है, अनमैरिड है, मैं ये मान के चलता हूँ। तो एक निश्चितता है कि आपकी एज 18 से 20 वर्षों की होगी। दोस्तों इन 18 से 20 वर्षों के बीच में ना आपकी कार्य करने की शक्ति बहुत तेज होती है। इतनी ऊर्जा क्लाप होती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं और आप किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से टाइम फ्रेम के अंदर कर सकते हैं। जैसे उदाहरण मानिए 18 से 20 वर्ष के बच्चे जब क्रिकेट के मैदान में दौड़ते हैं ना, खेलते हैं ना, उन्हें थकान तक नहीं आती। ठीक उसी प्रकार से आपको उस वक़्त आपके ऊपर में कोई भी प्रकार का लोडिंग या किसी भी प्रकार का बहुत हेवीनेस वर्क्स नहीं होता है। आप केवल व केवल अपने कार्य के प्रेषित पे बने ही रहते हैं। इसी प्रेषित की वजह से आपको उस वक़्त क्या करना चाहिए, केवल आपने उस वक़्त जो भी अर्न किया है, उसको ₹5000 पर मंथ के हिसाब से लगातार 10 वर्षों तक इंडेक्स को परचेज़ करना चाहिए। उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने कार्यकलाप के जीवन को सीखेंगे और करेंगे। इंडेक्स अगर आपने 20 वर्षों से लेकर जब आपकी एज 18 से 20 वर्ष की है, उस वक़्त से लेकर के 30 वर्ष तक की एज को आपने इंडेक्स को परचेज़ कर लिया, तो आपको जीवन में और किसी भी प्रकार के निवेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका हर लक्ष्य आने वाले समय में आपका इंडेक्स ही पूरा कर देगा। परंतु आपके मन में विचार चल रहा होगा कि यह कैसे? तो उसको मैं ज़रूर ही आपके साथ साझा करूँगा। उसके लिए आप मुझे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अब हम इंडेक्स में तो समझ गए, लेकिन उससे पूर्व मुझे पता है कि जिन पैसों को मुझे कुछ शॉर्ट टर्म में ज़रूरत है, जैसे आपको कोई मैरिज हो या एनिवर्सरी हो या बच्चों का बर्थडे हो, इस सभी का समय आपको निर्धारित और आपको पता है। इंसान खुद अपने से अपने आप से बेईमानी करता है। इस बात को यदि आप मान जाएँगे ना, तो जीवन की कई कार्यशैली आपका चेंज हो जाएगा। जैसे आपको पता है आपकी बच्चे की बर्थडे कब है, आने वाला 6 महीने में, आने वाले 8 महीने में या आने वाले 12 महीने के अंदर में। उस पैसे को आप उस समय जो खर्च करेंगे, वह रकम कितनी है? यकीन मानिए अगर उस समय आपको 5 से 7,000 रुपए की खर्च हैं 1 साल बाद, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि एक साथ 5-7,000 रुपए इकट्ठा खर्च करना है। आप उसके लिए 5-500 रुपए की कोई शॉर्ट टर्म बॉन्ड खरीदिए। अब शॉर्ट टर्म बॉन्ड क्या है उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे, इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है इसे कंटिन्यू देखते रहिए। यदि आपको लगता है कि आने वाले शॉर्ट टर्म में 2 से 3 वर्षों में हमारे बच्चे की एक स्कूल में अपग्रेडेशन है, तो आप मीडियम टर्म्स के अंदर जाइए। मीडियम टर्म के लिए बहुत अच्छा लिक्विड फंड की ज़रूरत नहीं है, आपको एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड को परचेज़ करना चाहिए। आपको कभी लगता है कि हमारा लक्ष्य कुछ ऐसा लक्ष्य है जो आने वाले 5 साल के अंदर में मुझे उसकी ज़रूरत है, उन पैसों को ज़रूरत है। उस पैसे पे भी आप विदाउट एनी रिस्क आप लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड या लॉन्ग टर्म एग्रेसिव बॉन्ड फंड को आप परचेज़ कीजिए, जिसमें से थोड़ा-सा एक्सपोज़र आपका इक्विटी का होगा और 80% एक्सपोज़र आपका डेट का होगा। जिससे क्या होगा ऑलमोस्ट ओवरऑल बैंक की इंटरेस्ट से लगभग 1.5 टाइम्स ज़्यादा आपको उस पे इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। इन कार्यशैली को लगातार आप 5 से 6 वर्ष तक करके देखिए, आपकी हर गोल, हर हर लक्ष्य
के लिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको समय समय पे वो अपने आप पूरा करेगा और आपको लक्ष्य को हासिल करा देगा। अब इसके बाद 5 से 7 वर्ष तक की सारे गोल्स को तो हमने देख लिया, परंतु अब आने वाले 15 से 20 वर्षों के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमें 2 रास्ते बनते हैं। शहर के लोग तो प्रॉपर्टी में या तो गोल्ड में निवेश करते हैं और गाँव के जितने भी लोग हैं, वो 100% बैंक में एफडी कर देते हैं, या नहीं तो इस पैसे को जाकर के किसी न किसी गाँव के ज़मींदार से ज़मीन परचेज करते हैं। मैं इसी के बारे में आपसे बात करूंगा कि बॉन्ड, शॉर्ट टर्म बॉन्ड और लॉन्ग टर्म बॉन्ड, मीडियम टर्म बॉन्ड, इसके बारे में तो हमने समझा। यह सब चीज़ें क्या है इसके बारे में भी आपको मैंने बताया है कि जो 6 महीने के अंदर में हमें क्या करना चाहिए, 12 से 36 महीने के अंदर में अगर हमारा प्लानिंग है तो क्या करना चाहिए, एवं 36 से 60 महीने के अंदर में अगर हमारे पास कोई भी लक्ष्य है तो उसमें हमें कौन सा फंड खरीदना चाहिए। मैं एक बार आप सभी लोगों से फिर से रिपीट अगेन कर देता हूँ, आपकी गोल क्या है? आपका गोल ही आपको गोल ओरिएंटेड बना सकता है। आपका गोल ही, आपका मन की मनोकामना ही आपको हर लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट का शोध है, आप जैसा सोचते हैं ना, ठीक वैसा ही होता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप शहर की किसी दुकान में जाइए, किसी आर्टिफिशियल हो या ज्वेलरी की दुकान में जाइए और किसी आर्गूमेंट्स को देखिए। अगर आपके मन की चेतना के अंदर में एक बार उत्पन्न हो गया ना कि ये चीज़ें आपको पसंद है, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप घर पे भी आकर के उसी के बारे में, कार्यकलाप के बारे में सोचेंगे। 2, 4, 5, 6 बार सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे, उस चीज़ों का आकर्षण बढ़ेगा। और जैसे ही आकर्षण बढ़ेगा, आप किसी न किसी प्रकार की से उसको, चाहे ईएमआई के रूप में हो, चाहे आप पड़ोसी से उधार लेके हो, आप उस चीज़ को खरीद लेंगे। अब उस वक़्त क्या होगा? आप गोल ओरिएंटेड को भंग कर चुके हैं। आप अपने मिशन से पिछड़ चुके हैं। इसी मिशन पे कामयाबी पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य को अपने परिवार के साथ बैठ के बात करना चाहिए, ताकि आप जैसे ही विचलित हो जाएँगे, आपके परिवार ही आपको याददाश्त करा सकता है। शॉर्ट टर्म में 6 महीने के अंदर बर्थडे हो या मैरिज डे हो या बच्चे की कोई भी फेस्टिवल हो, उसके लिए हमें लिक्विड फंड्स का या ओवरनाइट फंड्स का यूज़ करना चाहिए। यदि आपका कोई गोल 12 से 36 महीने का है, मिड टर्म्स के लिए है, इसके लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या गिल्ड फंड को यूज़ करें। गिल्ड फंड के बारे में आप गूगल्स कर सकते हैं, या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के बारे में भी आप गूगल्स पे पता कर सकते हैं। उसके बाद यदि 3 से 5 साल के लिए आने वाले समय में आपका कोई लक्ष्य है, तो कॉर्पोरेट और डायरेक्ट डिवेंचर के अलावा कोई भी फंड में आपको नहीं जाना चाहिए। यही आपको लक्ष्य को अच्छा हासिल करा सकता है। अब एक बहुत सी सुंदर तस्वीर मैंने आपके सामने डाला है, और तस्वीर है कि एक देखिए पौधा है, ये धीरे-धीरे अपना एक विकार रूप पकड़ रहा है। ठीक, यह रूप क्या है? इस रूप के बारे में भी आपको मैं एक छोटी-सी उम, कहानी सुना सकता हूँ। अगर हम शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं, यदि हम शॉर्ट टर्म के निवेशक से जिस प्रकार से हम शॉर्ट टर्म में कोई ओवर ओवरनाइट फंड या लिक्विड फंड परचेज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसान की एक कार्यकलाप है। यदि वो 2 साल की, 1 साल की, 6 महीने का सोचता है ना, तो केवल अनाज की खेती करता है। परंतु वो 10 से 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष आगे की सोचता है ना, तो उसके पास जो अ, खेती का तरीका होता है, वो पौधे का होता है, फलों का होता है, किसी महँगे वृक्ष का होता है जो 20 से 25 साल बाद उसका अच्छा मूल्य दे। परंतु ये सभी लिक्विड नहीं है। यकीन मानिए दोस्तों, मैं आपसे बार-बार यूज़ कर रहा हूँ, लिक्विड नहीं है। अभी कुछ वर्ष पहले अ, भी इसी प्रकार से घटनाएँ हुई थी 2008 में। हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी ज़बरदस्त तरीके से चरमरा गया था, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल था। मैं आज फिर से उस नेता का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप इशारे में समझ जाएँगे। उन्होंने अपनी देश को, अर्थव्यवस्था को बचा लिया। परंतु इस वक़्त कोविड के सिचुएशन को लेके जो घटना हुई है, यह हमारे देश की नहीं, ये पूरे विश्व की है। इसलिए पूरे विश्व इस काम में लगा हुआ है, और यकीन मानिए एक न एक दिन इसका संरक्षण होकर के और आपको इसके बारे में एक सही निर्णय दिशा के रूप में आएगा, और हम सभी एक स्वतंत्र रूप से जीना शुरू कर देंगे। आज पिछले 8 से 10 महीनों की अगर बात करें, आप सभी लोग घर से बाहर तो निकलते हैं, आपको मालूम है कि निकलना आपकी ज़रूरी है, परंतु आप यह जानते हैं कि इसमें खतरा है।
आप एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो कुछ भी हो सकता है। इस बात को जानते हुए क्या हमने घर से निकलना बंद कर दिया है? तो जी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेकर घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी दिनचर्या ही एक सुरक्षित रूप से चला सकता है। यदि आपने घर से बाहर निकलना बंद किया तो आपकी दिनचर्या रुक जाएंगे और इससे पूरी परिवार की स्थिति बिखर जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जब हम लंबे समय के लिए छोटी छोटी पौधों को लगाते हैं तो एक बड़ा पौधा खड़ा हो जाता है। और इस बड़े पौधे के बारे में जब कभी हम कल्पना करेंगे, आने वाले इसी वीडियो में हम देखेंगे बड़ा पौधा किस प्रकार से रूप कन्वर्ट करता है। तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है लॉन्ग टर्म इंडेक्स स्ट्रेटजी। इसमें रिस्क तो आपका कम होगा, रिटर्न भी कम होगा, ऐसा नहीं है। इसमें रिस्क कम होगा, रिटर्न बैंक से ज़्यादा होगा। इससे पहले कि हमारे देश में या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर लोग प्रॉपर्टी में निवेश क्यों करते हैं, इसका दो लक्ष्य है कि प्रॉपर्टी किसी कारणवश से, किसी दुर्घटना की वजह से या किसी भूचाल की स्थिति से या किसी इकोनॉमी में कोई खराबी आ जाए, फंडिंग की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कुछ समय के लिए इसका भाव नीचे हो जाएगा, परंतु देर सवेर प्रॉफिट दे जाएगी। इंडेक्स में ऐसा ही होता है, परंतु इसको हम समझेंगे इसी बारे में। प्रॉपर्टी में निवेश करने का आपका लक्ष्य ये होता है कि कभी जीरो नहीं होगा। यकीन मानिए दोस्तों, लेट सवेर आपको प्रॉफिट आता है क्योंकि आपको विश्वास होता है। इसीलिए आप किसी भी इंडेक्सेशन के अंदर में भी इस प्रकार की रणनीति को सोच करके या माइंड सेट लेकर के चलेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा ही। अब बात आता है क्या हम अब जो अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे इक्विटी में करेंगे? तो जी नहीं, क्योंकि इक्विटी में हम निवेश करेंगे तो कोई भी स्टॉक कभी भी जीरो हो सकता है, इसलिए हम इक्विटी में कभी भी इंडेक्स में रिटर्न, इक्विटी में हम डायरेक्ट कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि इक्विटी में हमें ग्रोथ अच्छा तो मिलेगा तो रिस्क भी बहुत अच्छा खासा होगा। तो फिर और रिस्क अच्छा होगा और रिटर्न भी अच्छा होगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वी आर डेडिकेटेड, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। हम लोग किसी भी इंडिविजुअल इक्विटी के अंदर में ट्रेड नहीं करेंगे और ना ही किसी एडवाइजर का सलाह लेंगे यहाँ पे। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, एक निफ्टी 50 करके हमारे देश का इंडेक्स है, उस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट हम क्यों करेंगे कि इंडेक्स हमारी जो है देश की हमारी सबसे टॉप 50 कंपनी का एक एवरेज है, यह कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। यह मार्केट की टॉप 50 कंपनी का वह एवरेज प्राइस है जो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इंडेक्स के अंदर में कौन कौन सी कंपनी है अभी आज के डेट में अगर नाम लेते हैं तो रिलायंस, दूसरा HDFC, तीसरा TCS, चौथा इसी प्रकार से लगातार आपके पास 50 कंपनी मिलकर के एक इंडेक्स खड़ा हुआ है। एक समय में यकीन मानिए सत्यम और आरकॉम जैसे भी इसी इंडेक्स के अंदर था, परंतु इसमें कुछ न कुछ टेक्निकल दिक्कत आई, उस सिस्टम में एरर आया जिसके कारण इंडेक्स इसको रेप्लिकेट कर दिया और इसके जगह पर दूसरे स्टॉक्स इसमें शामिल हो गए। दोस्तों आप इसकी खूबसूरती को देखिए, जिस प्रकार से हम किसी भी दिनचर्या को करते हैं और हमारे जीवन शैली में कोई कार्यकलाप या कोई हमारे जीवन की कार्यकलाप में कोई इशू खड़ा होता है तो हम अपने लाइफ को कैसे कन्वर्ट करते हैं। यह कभी भी जीरो नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। आज मान लीजिए रिलायंस के पास 9 करोड़ की फंड है, HDFC के पास 8 लाख करोड़ की फंड है, TCS के पास 7 लाख करोड़ की फंड है और सभी पूरे इंडेक्स को मिला दे तो 90 लाख करोड़ की फंड है। इसीलिए आज निफ्टी आपका 12,900 से 12 जब मैंने इस प्रेजेंटेशन को बनाया है उस वक्त निफ्टी की एवरेज वैल्यू 12,000 आ रही थी। तो यकीन मानिए जब हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, जब हमारा लॉकडाउन खुलेगा, जब हमारी संस्था एक बार पूरी विश्व एक बार फ्री होगा तो क्या हमारा कंपनी का ग्रोथ कभी रुकने वाला है? यकीन मानिए जी नहीं। जब कंपनी का ग्रोथ नहीं रुकेगा तो आपकी उस समय क्या होगा कि आप सभी आपकी कंपनी की एसेट वैल्यू बढ़ेगी और जैसे जैसे एसेट वैल्यू बढ़ेगा तो इसका एवरेज बढ़ेगा और जैसे जैसे एवरेज बढ़ेगा आपका इस इंडेक्स का प्राइस बढ़ेगा। इस इंडेक्स की प्राइस में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने नज़दीकी फाइनेंशियल एडवाइजर या हमारी द्वारा दिया हुआ जो संस्था है ट्रेडिलर्ट उसके संपर्क में आए, उससे बातचीत करें। बातचीत करने का आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, ऐसा नहीं कि आप घबरा जाएं कि पैसे देने हैं। यकीन मानिए दोस्तों जब आपका वेल्थ क्रिएट होता है उस वक्त
आपकी माइंड सेट होता है, जब आपका माइंड सेट होता है, तो आप किसी को भी कोई एडवाइजरी फीस बहुत ही आराम तरीके से देते हैं। अभी तक की माइंडसेट आपका कैसा रहा है कि मैं किसी को डायरेक्ट पहले कोई कमीशन ना दूँ, परंतु आप देते आए हैं। आप आज इससे पहले जितने भी एफडी किए हैं, बैंकों को कमीशन गया है, बैंक के कर्मचारियों को सैलरी गई है। यदि आपने कोई संस्था में आपने निवेश किया है 20-25 साल के लिए, तो जो आपके कार्यकर्ता है उसको कमीशन गया है। या आपने छोटी-मोटी कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह परचेज़ किया है, तो उसमें भी उसकी 5 से 7% की कमीशन गई है। परंतु फ़र्क क्या है? ये कमीशन डायरेक्टली आपसे लिया नहीं गया। आपने जो पैसा दिया उस संस्था ने उस कार्यकर्ता को दिया, जिस कार्यकर्ता ने आपसे उस संस्था को मिलवाया। परंतु यहाँ पे क्या है, आपको चीज़ें बताई जा रही है। आप इनको समझिए, 1-2 साल यूटिलाइज़ कीजिए, आपको बेहतर लगे तो हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क कीजिए, क्योंकि आप अपने गोल को और बेहतर गोल कैसे बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैं आपके पास कंटिन्यू किसी न किसी चीज़ को लेते आऊँगा और किसी न किसी वीडियो के रूप में मैं आपसे कंटिन्यू मिलते रहूँगा। दोस्तों, यकीन मानिए, जब भी आप किसी चीज़